देखिए हम नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 है आपकी बुक में, सप्लाई अंडर जीएसटी। ठीक है, शुरू करें। देखिए इसमें नोटिंग बहुत ही रेयर होगी क्योंकि बहुत चीज़ें नॉर्मल सी हैं और सब कुछ किताब में लिखा हुआ है, तो टेक्निकल नहीं है कि हमें इसकी नोटिंग करनी पड़े। ये सप्लाई अंडर जीएसटी। ओके, इस सेकंड चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। कुछ बच्चे बाहर ही रह गए क्या? आगे सर, वो लॉन्ग ड्राइव पे निकल गया। देखें, कोई भी टैक्स लगाना है तो पहला एक सवाल आता है कि कब लगाना है। मतलब वो ट्रिगर पॉइंट होता है जहां से टैक्सेशन एक्टिवेट होता है, उसको हम बोलते हैं टैक्सेबल इवेंट, है ना। मतलब मैं कौन सी घटना होने पर टैक्स लगाऊंगा। जैसे इनकम टैक्स लगता है इनकम कमाए जाने पर, तो उस इवेंट को हम बोलते हैं टैक्सेबल इवेंट। तो ये टैक्स लगाना है तो उसका टैक्सेबल इवेंट हमें चेक करना होता है। अब जैसे एक्साइज अभी भी एग्जिस्ट करता है ना, एक्साइज कुछ चीजों पे तो लगता ही है। उसका टैक्सेबल इवेंट क्या है? उसका टैक्सेबल इवेंट है मैन्युफैक्चरिंग। अगर हम वैल्यू एडेड टैक्स की बात करें, जो कि अभी भी लगता तो है, पेट्रोल पे लगता है, अल्कोहल पे लगता है, ठीक है, उसका टैक्सेबल इवेंट क्या है? सेल। ओके, ऐसे ही जब हम सर्विस टैक्स की बात करते थे तो उसका टैक्सेबल इवेंट होता था सर्विस प्रोवाइड करना। ठीक है, सर्विस रेंडर की गई हो, उसको हम बोलते थे टाइम ऑफ सप्लाई बोला जाता था। जैसे जीएसटी में पॉइंट ऑफ टैक्सेशन नाम सुना है आपने? पॉइंट, मतलब सॉरी, पॉइंट ऑफ टैक्सेशन बोला जाता था, जैसे अभी टाइम ऑफ सप्लाई बोला जाता है। ठीक है, तो मैं उसको पॉइंट ऑफ टैक्सेशन लिख दे रहा हूँ सर्विस टैक्स के लिए। अब जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट क्या होगा? तो जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट होता है सप्लाई। क्या होता है? सप्लाई। जैसे एक्साइज मैन्युफैक्चरिंग पे लगता था, वैट सेल पे लगता था, जीएसटी सप्लाई पे लगता है। सप्लाई वर्ड क्यों बनाया गया? सप्लाई वर्ड हमें इसलिए बनाना था क्योंकि ये जो भी ऊपर टैक्सेबल इवेंट थे वो सारे इसके अंदर क्या करने थे, हमें बताओ, इंक्लूड करने थे। क्योंकि ये सारी चीजें अब कहाँ आ गई हैं? इसके अंदर इंक्लूड हो गई हैं। तो अब डेफिनेशन मेजर होगी जिसमें सब कुछ लिखा होगा, यानी सर्विस देना भी सप्लाई होगा, मैन्युफैक्चरिंग भी सप्लाई होगा, किराए पे हमने कमरा दिया वो भी क्या है? सप्लाई है। ठीक है, सेल की तो वो भी क्या है? सप्लाई है। सब कुछ सप्लाई में इंक्लूड करना है। ठीक है, इसलिए हमें सप्लाई का मीनिंग पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि टैक्सेबल इवेंट क्या है? सप्लाई है। अगर सप्लाई नहीं माना जाएगा तो जीएसटी भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, दो सेक्शन में हमें सप्लाई को समझाया है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सेक्शन 7 हमें पढ़ना है, जो कि डिफाइन करता है किसको? सप्लाई। सेक्शन 8 है जो है बताता है कंपोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाई। ठीक है, प्लस हमें इसमें पढ़ने हैं 3 शेड्यूल, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3। ठीक है, इतना हमें इसमें चैप्टर में पढ़ना है। तो हम शुरू करते हैं सेक्शन 7 से। तो ये हम इंट्रोडक्शन पढ़े। टैक्सेबल इवेंट इज, किसी भी ट्रांजेक्शन का वो होता है जो टैक्स लगाने के लिए बात करता है, और इस केस में क्या है, वो सप्लाई है। ठीक है, तो ये है सेक्शन 7 जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। जो इसके पहले था वो क्या था, जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमें कुछ टर्म सामने आएंगे, टर्म को हमें समझना पड़ेगा। समझने के लिए उन्होंने पहले उसकी डेफिनेशन दे रखी है, तो जो भी टर्म आता जाएगा मैं उसको डिफाइन करते जाऊंगा, समझते जाएंगे। तो सेक्शन 7 बताता है मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई। सेक्शन 8 बताता है कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई। और शेड्यूल 1, 2, 3 कुछ शेड्यूल है
जो आगे बात करेंगे। तो ये आ गया सेक्शन 7, ठीक है। स्टेचुटरी प्रोविजन है सेक्शन 7 के, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई। इसको ध्यान से रीड करना, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये डायरेक्ट है, ठीक है। इसका एनालिसिस भी है और बहुत सरल है, आप जैसे इसको पढ़ के खत्म करेंगे आपको वर्ड टू वर्ड याद रहेगा, ये पक्का बोल रहा हूँ मैं आपको। रटेंगे नहीं हम, तुम्हें याद रहेगा क्योंकि हम पढ़ेंगे ऐसे, ओके। तो हम इसको आराम से रीड करते हैं। सेक्शन 7, अब सेक्शन 7 है, उसका सब सेक्शन 1 पढ़ रहे हैं। तो 7(1) में लिखा है कि सप्लाई इंक्लूड्स, क्या लिखा है? सप्लाई इंक्लूड्स। सप्लाई में इंक्लूड होगा, क्या क्या इंक्लूड होगा? ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। हर तरीके के, हर फॉर्म ऑफ सप्लाई, कैसे भी आप करो उसका कुछ, वो सप्लाई में इंक्लूड हो जाएगा। जैसे, सचेस का मतलब क्या होता है? जैसे। तो सप्लाई इंक्लूड ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, बोले एक बार लाउड, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, सच एज, जैसे कि, मतलब हम एग्जांपल बता दे रहे हैं आपको कि कंफ्यूजन हो रही हुई, तो उन्होंने बोला हम एग्जांपल बता दे रहे हैं आपको। जैसे कि आप बेचोगे सप्लाई, आप उसको ट्रांसफर बोल दो। इमोल प्रॉपर्टी के लिए हम क्या वर्ड यूज कर देते हैं? ट्रांसफर डीड बन रही है। भले इमोल प्रॉपर्टी नेगेटिव लिस्ट में है, लेकिन ट्रांसफर अगर जीएसटी लगना होता तो लग जाता ना उसके ऊपर। तो आप चाहे सेल करो, चाहे आप ट्रांसफर करो, चाहे आप बार्टर करो। बार्टर का मतलब होता है गुड्स के बदले गुड्स या सर्विस देना, ठीक है, ओके। और चाहे आप एक्सचेंज करो, एक्सचेंज और बार्टर में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। बार्टर ऐसा है कि आप कटिंग कराने गए, आपको पता नहीं था दुकान का नाम क्या है, हबीब साहब की दुकान में चले गए, बिल ज्यादा बन गया, तो आपने बोला बिल मतलब मैं आपको रिटर्न फाइल कर दूंगा 300 रुपए का। तो अब आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आपने बोला मुझसे बाल कटने वाला पैसा चार्ज मत करो, मैं आपसे रिटर्न का पैसा चार्ज नहीं करूंगा। तो आपने उसको जैसे तैसे मैनेज करा कि चलो मैं रिटर्न फाइल कर दूंगा, पैसे नहीं। ये कहलाता है बार्टर। एक्सचेंज क्या कहलाता है? एक्सचेंज कहलाता है कि पुराना मोबाइल लाओ, नया ले जाओ, लेकिन थोड़े से पैसे भी ला लो। तो पुराना मोबाइल लाओ, 2000 रुपये और लाओ, नया मोबाइल ले जाओ, इसको हम बोलते हैं एक्सचेंज। एक्सचेंज में एक मॉनेटरी इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, बार्टर तो विदाउट मनी, ठीक है। क्लियर है आपको? इसके बाद लिखा है लाइसेंस। अगर आप लाइसेंस लेते हैं, जैसे गवर्नमेंट लाइसेंस देती है माइनिंग का, ठीक है, आप यहां से रेत निकाल सकते हैं, या आप यहां से डायमंड निकाल सकते हैं, कोयला निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लाइसेंस मिलता है, तो गवर्नमेंट जब आपको लाइसेंस देती है तो वो सेल नहीं कर रही कुछ, या दोनों का कॉम्बो होता है, वो आपको एक अधिकार देती है कि इतनी जमीन पर इतने साल तक आप निकाल सकते हैं जो भी निकल जाए, और उसके आपको इतने पर्टिकुलर अमाउंट देना पड़ेगा। तो लाइसेंस जब गवर्नमेंट देती है आपको, तो मान लो उन्होंने लाइसेंस दिया आपको 100 करोड़ रुपए का, कि आप 1 साल तक यहां से कोयला निकाल सकते हो, जितना भी निकाल पाओ निकालो, ठीक है। तो 100 करोड़ रुपए भी लेगी और 18% जीएसटी भी लेगी, क्योंकि लाइसेंस देना भी किस में कवर है? सप्लाई में कवर है। रेंटल, जैसे पहले रेंटिंग पे सर्विस टैक्स लगता था, कमरा किराए पर देना सर्विस है, ठीक है। क्या आप गुड्स का सप्लाई कर रहे हैं? नहीं, तो कमरा किराए पर देना क्या होता था? सर्विस है। मशीन किराए पर देना क्या है? सर्विस है। रेंटिंग सर्विसेज, तो रेंटिंग सर्विस पे पहले लगता था सर्विस टैक्स, अब सर्विस टैक्स तो बचा नहीं, अब लगना है जीएसटी। जीएसटी तो तभी लगेगा जब कोई ट्रांजेक्शन क्या हो? सप्लाई। तो हमने रेंटिंग को भी किस में कवर करना था? सप्लाई में, ताकि क्या लग सके? जीएसटी लग सके। तो रेंटल भी किस में आ गया? सप्लाई में इंक्लूड हो गया। रेंटल का बड़ा फॉर्म होता है लीज, है ना, 15-20 सालों के लिए दे दिया तो लीज, और 2 महीने के लिए किराए पे लिया तो रेंट है। तो और डिस्पोजल, यानी आप अपनी कंपनी, कोई अपनी कंपनी बंद कर रहा है, बंद करने में मशीनें बेच रहा है, पुरानी स्टॉक बेच रहा है जो भी कीमत पे जा रहा है, ठीक है, तो डिस्पोजल कर रहा है ना, वो डिस्पोजल भी सप्लाई है, इस पर भी क्या देना होगा? जीएसटी देना होगा। तो सप्लाई में इंक्लूड है, उन्होंने पहले ही बोल दिया, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, जो भी आपके दिमाग में है सब। फिर भी आपको कंफ्यूजन है तो मैं बता देता हूं, सच एज, कि देखो ये जैसे जैसे सेल,
जैसे ट्रांसफर, रेंट, बार्टर, एक्सचेंज, रेंटल, लीज और डिस्पोजल। ठीक है, ओके। मेड और एग्रीड टू बी मेड, इसका क्या एक एक वर्ड का इंपोर्टेंस है, यानी कि सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ सच एज सेल। तो देखना, सप्लाई इंक्लूड्स सप्लाई ऑफ गुड्स सच एज सेल, मेड और एग्री टू बी मेड, मतलब आपने सेल कर दी है तो सप्लाई, और आपने सेल करने का एग्रीमेंट कर दिया है तो वो भी सप्लाई है। यानी अगर आपका एग्रीमेंट हो गया है टू मेड सप्लाई तो भी वो क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा। क्या मतलब है सर इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि अभी कुछ अमेंडमेंट आए हैं, अमेंडमेंट के पहले की बात मैं बताऊं तो अगर आपने गुड्स को खरीदने का एग्रीमेंट कर लिया, ठीक है, और आपने उनसे बिल ले लिया कि हमें बिल बना के दे दो, आज से 15 दिन बाद आप क्या करना, गुड्स को डिलीवर कर देना। आप एग्रीमेंट करके आ गए, ठीक है, कोई भी चीज का आप एग्रीमेंट करके आ गए, ठीक है। तो आपने बोला कि ये जो प्रोडक्ट है ना, ये कपड़े मुझे चाहिए हैं, ये स्वेटर वगैरह, ठंड आने वाली है, आपने एग्रीमेंट कर लिया, ये स्वेटर वगैरह चाहिए, आपकी दुकान है। तो आपने बोला कि मुझे दिखा दो प्रोडक्ट कौन कौन से हैं आपके पास, हम एग्रीमेंट कर लेते हैं और नवंबर के मंथ में आप क्या कर देना, गुड्स को डिलीवर कर देना। हो सकता है ऐसा, ओके। तो यहाँ सप्लाई सेल हो गई है या एग्रीड टू बी मेड है? एग्रीड टू बी मेड, सप्लाई एग्रीड टू बी मेड, कि हाँ नवंबर के महीने में सप्लाई होगी। उसने आपको बिल बना के दे दिया कि नवंबर के महीने में सप्लाई होगी, ये बिल है आपका, तब आप क्या कर देना, पेमेंट कर देना, ऑनलाइन पेमेंट कर देना, हम आपका सामान भिजवा देंगे। बिल आप लेके आ गए। अब बताओ, टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर पढ़ेंगे हम, कभी तो पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे गुड्स के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है। तो नॉर्मल जो प्रोविजन था उसमें कुछ अमेंडेड है, लेकिन मैं नॉर्मल आपको बता रहा हूँ कनेक्ट करने के लिए, कि डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो मैं तो अभी जाके इनवॉइस बनवा के लेके आ गया, और गुड्स तो वो भेजेगा नवंबर महीने में, 2 महीने बाद। तो क्या ये भी सप्लाई है? वही तो समझा रहे, हाँ ये भी सप्लाई है, क्योंकि सेल हुई नहीं है लेकिन एग्रीड टू सेल हो गया ना, एग्रीमेंट भी सप्लाई है, आपको एग्रीमेंट पे पैसा चुकाना पड़ेगा। यानी अगर आप पहले पेमेंट कर देते हो, 20 दिन बाद डिलीवरी आती है, तो पहले जैसे प्रोविजन थे तो क्या थे, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। आपने आज पेमेंट कर दिया ना, डिलीवरी 20 दिन बाद आएगी ना, टाइम ऑफ सप्लाई क्या बन गया, जिस दिन आपने पेमेंट कर दिया, जबकि डिलीवरी आई नहीं है, मतलब एग्रीमेंट पे भी क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा, एडवांसेस पे जीएसटी लगेगा। जो लोग भी आर्टिकल में जीएसटी का काम किया है, आपको पता होगा कि उसमें एडवांस को एडजस्ट करने का एक कॉलम आता है ना, कि ये सेल अभी हुई है, एडवांस पहले आ गया था, तो इसका टैक्स पहले चला गया, सेल अब हुई है, तो सेल आपने इंक्लूड कर लिए, तो कहीं दोबारा टैक्स ना लग जाए, इसलिए पुराने एडवांस का दिखा दो कि इसका मैं एडवांस में जीएसटी दे चुका था, इतनी सेल को मैं कम करता हूं। ठीक है, तो फिर से बोलेंगे, एक बार साथ में बोलेंगे, ठीक है, थोड़ा याद रहेगा तो कॉन्फिडेंस आता है हमें, और रिवीजन में बहुत ही कम टाइम लगता है हमें, इंटरप्रिटेशन बहुत आसान हो जाता है। और बड़ी सरल सी बात, आप देखोगे भी नहीं, मुझे पता है कुछ भी गलत नहीं बोलने वाले हैं, और आपको भी पता है गलत नहीं बोलने वाले, कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ाना। क्या लिखा है, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, रेंटल, लीज और डिस्पोजल, मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन। ठीक है, फॉर अ कंसिडरेशन, क्योंकि कंसिडरेशन ही नहीं होगा तो जीएसटी लगाओगे किसका, 18%। आपको अगर 18% लगाना है तो परसेंटेज किसी पे तो लगाना पड़ेगा, तो क्या होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए। कई ट्रांजेक्शन जिसमें कंसिडरेशन नहीं होता तो भी चलता है, वो हम एक्सेप्शन में पढ़ते हैं, लेकिन जनरल बात तो यही हुई ना। अब मैं फ्री में अगर प्रोडक्ट बांट रहा हूँ, किसी की हेल्प कर रहा हूँ, तो उस पर जीएसटी लूंगा क्या, नहीं लूंगा, लेकिन कंसिडरेशन होगा, मैं सेल करूंगा तो जीएसटी लूंगा। तो मेड और एग्री टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, ये कुछ टर्म्स हमने यहाँ देखे हैं जिनको हम एक बार रीड करेंगे,
मैं आपको समझाऊंगा कंसिडरेशन क्या है, मैं आपको समझाऊंगा इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस क्या है। ये दो बातें पहले बहुत शॉर्ट में समझा देता हूँ ताकि आपको एक मोटा मोटा आइडिया मिले डेफिनेशन का, और फिर हमें इसकी डिटेल में जाना पड़ेगा, एक एक पॉइंट पे डिस्कस करना पड़ेगा। इनका ये मतलब है कि सप्लाई में सब कुछ आ जाएगा, जो भी आप सेल वगैरह कर रहे हैं, बस कुछ बातें ध्यान रखनी है कि गुड्स या सर्विस का हो जो भी हो रहा है, यानी जो गुड्स नहीं है सर्विस नहीं है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो जो भी ट्रांजैक्शन है वो किस चीज का हो, गुड्स और सर्विस का। दूसरा उसके बदले में क्या मिल रहा हो, कंसिडरेशन। तीसरा वो इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो। ये तीन चीजें पूरी हो जाती हैं तो वो क्या बन जाएगा, सप्लाई बन जाएगा, जीएसटी लग जाएगा। मतलब हमें चाहिए गुड्स या सर्विस प्लस कंसिडरेशन प्लस इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये होगा तब क्या बनेगा, सप्लाई बने। ठीक है, रफ में कहीं भी इतना नोट करना हो तो रफ में 3 पॉइंट लिख लो। मैं आज मॉड्यूल के लिए बोल दूंगा, कल से आप कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। तो इन्होंने एक्ट में समझाया गुड्स किसे कहते हैं, बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि अगर कोई चीज गुड्स नहीं है और सर्विस नहीं है जीएसटी नहीं लगेगा। उन्होंने फिर समझाया कंसिडरेशन किसे कहते हैं, जो कि आज के लेक्चर में हम गुड्स भी समझेंगे, सर्विस भी समझेंगे, कंसिडरेशन भी समझेंगे। और थोड़ा सा मैं शुरुआत करता हूं कहां से समझाना, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ समझाने के लिए, आप नोट नहीं करेंगे। सप्लाई में क्या क्या आना चाहिए, गुड्स या सर्विसेज आए प्लस कंसिडरेशन आए प्लस इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस या फिर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो तो हम सप्लाई मानेंगे, अदरवाइज नहीं मानेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, आप हैं मिस्टर राज, नाम तो सुना ही हो। अब राज प्रिंस, सुनो, मिस्टर राज है, आपके पास बाइक है लेकिन वो थोड़ा पुरानी हो गई है। ठीक है, आपके पास क्या है, एक ओल्ड बाइक है। तो आप चाहते हैं कि यार ये ओल्ड बाइक निकाल दूंगा मैं और एक नई गाड़ी खरीदूंगा। कौन सी गाड़ी खरीदूंगा, समझ गए आप, बुलेट खरीदोगे। तो मिस्टर राज ने क्या किया, ओल्ड बाइक सेल कर दी। किसको, डीलर को। किसको सेल कर दी, डीलर को। प्लीज समझते जाए, छोटे एग्जाम्पल है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। डीलर ने इसके बदले बहुत ही ज्यादा पैसे दिए उसको। ठीक है, कितने रुपए मिले उसको इसके बदले, 8,000। हजार है उसका। तो उसने अपनी ओल्ड बाइक सेल कर दी डीलर को, डीलर ने उसको 8,000 रुपए दिए। अब हम चेक कर रहे हैं क्या ये सप्लाई है, हम क्या चेक कर रहे हैं, क्या ये सप्लाई है। बहुत छोटा सा पॉइंट, बता क्या यहाँ गुड्स है, हाँ, पहला पॉइंट हो गया। क्या यहाँ कंसिडरेशन है या नहीं, हाँ। अब तीसरा मुद्दा आता है, क्या इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस है। तो क्या कोर्स ऑफ बिजनेस किसका चेक करना पड़ता है, हमें हमें चेक करना है जो व्यक्ति बाइक बेच रहे हैं। क्या मिस्टर राज का कोर्स ऑफ बिजनेस है बाइक बेचना, सेकेंड हैंड बाइक बेचना, क्या वो यही काम करता है, नहीं, वो ये काम नहीं करता है। तो जीएसटी इस ट्रांजैक्शन पे लगेगा ही नहीं। यानी आप अपने घर की पुरानी टीवी, नई टीवी, वॉटेवर, आप वो बिजनेस ना करते हो, तो आप घर की टीवी, कूलर, पंखे, है ना, बेच बेच के अपना जो भी काम चला रहे हैं, तो इन सब पे जीएसटी नहीं लगेगा, नहीं है इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस, क्योंकि उसका काम ये नहीं है। अब उसने ये गाड़ी बेची, थोड़े से पैसे उसको आर्टिकलशिप के उसने जोड़े थे। ठीक है, 1 साल उसने जोड़े, जितना भी बचा 5,000 रुपए उसके पास है, 8,000 रुपए उसके पास आ गए हैं। तो उसने बोला कि अब गाड़ी बेच दी, गाड़ी तो चाहिए है। ठीक है, तो उसने एक गाड़ी खरीदी, किससे, डीलर से, सेकेंड हैंड। तो दूसरा एग्जाम्पल हो रहा है जहां मिस्टर राज क्या कर रहे हैं, देखें, पैसे दे रहे हैं, 8,000 ऊपर से मिले थे उनको, 5,000 उनकी सेविंग्स थी अगर इनको बोलते हैं तो। डीलर को दिया उन्होंने ये अमाउंट और डीलर ने उनको
नई सेकेंड हैंड बाइक दी, उसके लिए तो नई है ना जो ले रहा है। अब बता कितना रुपए दिया इसने टोटल, 13,000, ठीक है। पहला सवाल क्या सेल है, सेल है मतलब मैं यहाँ लिख रहा हूँ क्या गुड्स हैं, ठीक है गुड्स है ना। हाँ क्या कंसिडरेशन है, हाँ है। क्या कोर्स ऑफ बिजनेस है, हाँ है। तो ये क्या है, सप्लाई है, और ये नॉट सप्लाई। कोई डाउट आपको, इतना अंतर आ जाता है। तो जब वो आपको बेचेगा, अगर वो रजिस्टर्ड डीलर है, तो जरूरी नहीं कि आपने कभी ऐसा कुछ ट्रांजेक्शन किया हो तो जीएसटी लग गया हो, क्योंकि हर कोई रजिस्टर्ड डीलर तो नहीं होता। ये सप्लाई है मतलब इस पे जीएसटी लग सकता है, फिर डिपेंड करता है उसका टर्नओवर कितना है, उसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। आ रही ना आपको बात समझ में, है ना। तो ये सप्लाई बन जाएगा। ओके, तो हमने क्या पढ़ा सप्लाई में कि जो भी सप्लाई हो रही है वो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस हो तो वो सप्लाई है, अदरवाइज उसको सप्लाई कंसिडर नहीं किया जाएगा। ओके, देख लें प्रोविजन जो हमने डिस्कस करा अभी, ठीक है। अब एक बार बस आखिरी बार इसको लाउड बोल दें और फिर मैं पर्टिकुलर एक एक चीजों को समझाने पे जाऊंगा। तो बोले सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 सप्लाई इंक्लूड्स, बोले बोले एक बार बस आखिरी बार बोल रहे हैं, सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ सच एज सेल, सेल के बाद क्या, बार्टर, एक्सचेंज, याद है, रेंटल, लीज और डिस्पोजल, एक साइड हो गया। मेड और एग्री टू बी मेड, एक एक वर्ड का इंपोर्टेंस है, मतलब एग्रीमेंट हो गया है, पैसा चला गया, जीएसटी लग जाएगा। हम पढ़ेंगे है ना कि क्या होता है टाइम ऑफ सप्लाई। मेड और एग्री टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। कंसिडरेशन नहीं होगा सप्लाई नहीं बनेगा, ठीक है, या फिर इन दी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं होगा सप्लाई नहीं बनेगा। कोर्स ऑफ बिजनेस का मैंने आपको एग्जांपल दिया। ओके, अब हमें थोड़ा स्पेसिफिक जाना है, पहले हमें कुछ चीजें समझनी है फिर हम वापस आएंगे। हमें समझना है गुड्स क्या है, हमें समझना है सर्विस क्या है, हमें समझना है कंसिडरेशन क्या है, ठीक है, और फिर हम वापस से यहाँ सेक्शन पे आएंगे तो हम बाकी बातें समझ पाएंगे। ठीक है, गुड्स का मतलब क्या है हम देख लेते हैं। उन्होंने बोला कि सप्लाई होने के लिए 3 पैरामीटर होने चाहिए, गुड्स होना चाहिए, सर्विस होना चाहिए, अगर इसके अलावा कुछ भी है तो जीएसटी से बाहर है। तो मतलब गुड्स और सर्विस होना चाहिए और ये पैरामीटर होना चाहिए, गुड्स और सर्विस हो, फॉर कंसिडरेशन हो, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस हो, ठीक है। यहां उन्होंने डिफाइन करा है किसको, गुड्स को और सर्विस को, ठीक है, देख लेते हैं। लिखा है गुड्स का मतलब क्या होगा, तो गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ बोले एक बार, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी कैसे होना चाहिए, मूवेबल होना चाहिए। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूड्स, बस क्या नहीं होगा, मनी एंड सिक्योरिटी, यानी कि डिबेंचर यानी कि शेयर्स बॉन्ड्स ये नहीं आएंगे, किसमें, गुड्स में नहीं आएंगे, ठीक है। तो गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सक्लूड्स मनी एंड सिक्योरिटी, मनी एंड सिक्योरिटी नहीं आएगी। इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम, समझा दूंगा मैं क्या है, और ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड, ठीक है, विच आर एग्री टू बी सीवर्ड बिफोर सप्लाई और अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। ये थोड़ा इंग्लिश में लिखा है, बता दो। उन्होंने बोला है गुड्स का मतलब होगा हर तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी आएगी, हर तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जो जड़ से मूव करे, ये पेड़ खड़ा खड़ा मूव कर रहा है तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी। लिफ्ट मूव कर रही है तो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी। कितने अजीब एग्जाम्पल है। मूवेबल प्रॉपर्टी वो होती है जो ऐसे पूरी मूव करती हो यहां से वहां। अब क्या फसल मूवेबल प्रॉपर्टी है, ऐसे तो घूमती रहती है लेकिन ऐसे ज्यादा दूर नहीं जा सकती, तो वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन अगर आपका फसल को खरीदने का एग्रीमेंट ऐसा है कि भाई साहब काट के बेचना, मतलब मैं कब खरीदूंगा, जब आप इसको काट दो, तो कटी हुई फसल क्या हो जाएगी, मूवेबल प्रॉपर्टी, और वो किसमें इंक्लूड हो जाएगी, गुड्स में इंक्लूड हो जाएगी। आप आम का पेड़ खरीद लेते हैं,
किसी का खेत है उसमें बहुत सारे पेड़ लगे हैं, आपने खेत भी खरीदा और पेड़ भी खरीदे, है ना, बागान लगा है उसका, तो जो आम का पेड़ आपने खरीदा है वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन अगर आपने किसी खेत में सागौन लगे थे, आपने पूरा खेत खरीदा, सागौन भी खरीदे, अगेन वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, आपने बोला इसको सागौन को काट के हमें देना, ठीक है, हम ट्रक से अपना ले जाएंगे, तो जैसे सागौन को काट के एग्रीमेंट हुआ है बेचने का, ठीक है, तो वो सागौन क्या बन गया, मूवेबल प्रॉपर्टी बन गई। ओके, एक्शनेबल क्लेम थोड़ी देर में समझाता हूं मैं आपको क्या होता है। एक बार अब डेफिनेशन आपके दिमाग में बैठ रही है क्या? तो लिखा है गुड्स का मतलब पूछा जाता है, गुड्स डिफाइन कर दो। कुछ क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आते हैं और कुछ नहीं भी आते हैं, तो हमें उनको ठीक से पता होता है ना, तो हमारा कॉन्फिडेंस वहां से बिल्ट होता है और उसको हम कहीं और यूटिलाइज कर पाते हैं कि चलो हमें अच्छे से आता है, हमें सब पता है। तो गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। एक बार बोलते हैं गुड्स मीन्स every kind of movable property excluding money and security, bonds, शेयर, डिवेंचर, ये सब नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, अब भी एक मिनट में लॉजिक बताता हूं। इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम, क्या इंक्लूड करता है, एक्शनेबल क्लेम। और दूसरा क्या इंक्लूड करता है, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड which are agreed to be severed before supply or under contract of supply। तो बोला ऐसी कोई भी चीज, ग्रोइंग क्रॉप्स हो सकती है, ग्रास हो सकती है, और एनीथिंग अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अर्थ। फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अर्थ मतलब वो धरती का हिस्सा है पेड़, अटैच टू अर्थ टावर, बिल्डिंग, बिल्डिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अर्थ है कि अटैच टू अर्थ है? आपने गड्ढा खोद के बिल्डिंग गाड़ी है, आ रही बात समझ में आपको, अटैच टू अर्थ, अटैच करी है आपने, टावर आपने लगाया है, और पेड़ फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अर्थ, वो जमीन का हिस्सा है लेकिन मूव नहीं कर रहा ना। तो ऐसी कोई भी चीज जो मूव नहीं कर रही, चाहे वो क्रॉप्स हो, ग्रास हो, या थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ अर्थ, वो कब गुड्स का पार्ट बन जाएंगे बताओ, व्हेन एग्रीड टू बी सीवर्ड, ठीक है, बिफोर सेल और एट द टाइम ऑफ सेल। जब उसको सीवर कर दिया, अलग कर दिया जाएगा सेल करते वक्त, तो फिर वो किस में आ जाएंगे, गुड्स में आ जाएंगे। क्या आपको कोई डाउट? टेक्निकल डेफिनेशन नहीं है, लेकिन ये धीरे धीरे टेक्निकल होगी जब हम आगे कहीं कुछ जाके पढ़ेंगे, आगे कहीं जाके कुछ पढ़ेंगे तभी धीरे धीरे टेक्निकल होना शुरू होगी, अभी तो बिल्कुल सिंपल होगी। सर्विस की डेफिनेशन क्या है? अच्छा मैं ये बता दूं, मनी और सिक्योरिटी को गुड्स में क्यों नहीं लिया, और एक्शनेबल क्लेम मैंने बताया नहीं है, बताता हूँ, वो और खत्म कर लूँ फिर मैं बता देता हूँ। मनी और सिक्योरिटी को इसलिए नहीं लिया क्योंकि शेयर की ट्रेडिंग पर आप सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है। एक शेयर एक दिन में 1000 टाइम भी ट्रेड हो सकता है, हो सकता है या नहीं हो सकता है? होता है। अब अगर मैं एक ट्रेडर नहीं हूं और मैं शेयर की ट्रेडिंग करता हूं, तो शेयर मेरे लिए कैपिटल एसेट है, मैं उसको खरीदूंगा बेचूंगा, उस पर मुझे एसटीटी लगेगा। मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूं, मैंने खरीदा तुरंत बेच दिया, किसी और ने खरीदा पर उसने तुरंत बेच दिया, तो आप एक दिन में कितना टैक्स ले रहे हो, आपको समझ भी आ रहा है ट्रांजेक्शन के ऊपर? और आईटीसी नहीं मिलती, मतलब अगर वो आपके लिए कैपिटल गुड्स है और आपने शेयर की ट्रेडिंग की, तो एसटीटी का खर्चा कहीं अलाउ नहीं होता, इसका मतलब एसटीटी कलेक्ट होते जा रहे हैं। यार कितना टैक्स ले रहे हो आप, अंदाज लगाओ, साल में एक बार नहीं शेयर बेचा जाता, दिन भर में कई बार बेचा जाता है, तो आप जब इतना मेजर टैक्स लगा रहे हो, तो क्या अभी और जीएसटी लगाने की जरूरत है क्या? जीएसटी लगाने की जरूरत नहीं है, जीएसटी लगाने की जरूरत, ठीक है, लगा रहे हो जो वो बहुत लगा रहे हो, ठीक है, एसटीटी लगता है, गुड्स पर सीटीटी लगता है कुछ केसेस में, तो इसलिए उन्होंने इसको क्या कर दिया है, बाहर कर दिया। आपको लॉजिक क्लियर है? मल्टीपल ट्रांजेक्शन होते हैं एक शेयर के एक दिन में, एक शेयर के एक दिन में, तो आप समझ जाओ कितना टैक्स उनके पास पहुंच गया है। अब जबरदस्ती जीएसटी लगा के वो ट्रेडिंग पे इंटरप्ट करेंगे, वो है ना, लोगों को सोचना पड़ेगा खरीदूं बेचूं, इतना सारा पैसा, तो जमीनें जल्दी जल्दी खरीदी बेचे क्यों नहीं जाती? जितना आप एक साल में कीमत बढ़ाने का विचार में हो ना, उतना आपको रजिस्ट्री का खर्चा बैठ जाएगा। आ रही बात समझ में? और उसकी आईटीसी नहीं मिलती। चलो अब सर्विस का डेफिनेशन हम पढ़ें, तो उन्होंने लिखा सर्विस मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स। सर्विस मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स।
बट एक्सक्लूड्स मनी एंड सिक्योरिटी। क्यों छोड़ा? सेम रीजन ना, चाहे गुड्स बने या सर्विस जीएसटी लग जाता, एसटीटी लग रहा है ना, मैं यहाँ लिख देता हूँ एसटीटी लगता है पहले से, अब और क्या, ठीक है। बोलो सर्विस की डेफिनेशन एक बार और, सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, बट एक्सक्लूड, क्या एक्सक्लूड करते हैं? मनी एंड सिक्योरिटी, एंड इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी, और समझाता हूं मैं, कन्वर्जन ऑफ मनी बाय कैश और बाय एनी अदर मोड फ्रॉम वन फॉर्म और करेंसी और डिनोमिनेशन टू अनदर फॉर विच अ सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज्ड। मैं अब भी समझा देता हूं तो आपको वर्ड टू वर्ड याद रहेगा, एक भी उसमें से वर्ड नहीं भूलेगा, ठीक है। मैं बस समझा देता हूं आपको, मैं चाह रहा हूं एक बार बस आप लाउड बोल दो तो मैं इसका मीनिंग समझा दूं आपको, है ना, और फिर जो थोड़ा सा टेक्निकल जाएगा वो समझा देता हूं। तो एक बार बोलते हैं सर्विस की डेफिनेशन, बोलते हैं क्या लिखा है, सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स। तो कितना बढ़िया हुआ, जो गुड्स में आ रहा है गुड्स में आ गया, जो गुड्स में नहीं आया वो अपने आप सर्विस में आ गया, जीएसटी सब पे लग गया, है ना। बस क्या छोड़ा उन्होंने? मनी एंड सिक्योरिटी, ओके। और सर्विस में इंक्लूड क्या होता है? एक्टिविटीज रिलेटिंग टू, फिर से बोले, एक्टिविटीज रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी और कन्वर्जन ऑफ मनी फ्रॉम वन फॉर्म to another, from one currency to another, from one denomination to another, for which a separate consideration is charged, for which a separate consideration is charged। मैं इसको समझा दूं, देखो तो यहां मैं जो पॉइंट समझा रहा हूं केवल उसको नोट कर रहा हूं कि सर्विस इंक्लूड्स एक्टिविटीज, ये लिख लो आप, क्योंकि इसका एग्जाम्पल लिखाऊंगा तो वो आपके लिए काम का रहेगा, है ना। तो जितनी देर में मैं लिख रहा हूं आप साथ में नोट कर लो, फिर मैं एग्जाम्पल समझाता हूं। सर्विस इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू, पहला, यूज ऑफ मनी और कन्वर्जन ऑफ मनी फ्रॉम वन फॉर्म टू another, from one currency to another, from one की स्पेलिंग गलत हो गई है, one denomination to another, for which a separate consideration is charged। लिखा आपने? लिख लिया? बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, देखो, वन फॉर्म टू अनादर क्या हो सकता है? आपके पास कैश थी, अब वो किसके फॉर्म में हो? बैंक के फॉर्म में हो। और समझा देता हूँ, वो डीडी के फॉर्म में हो। आप डिमांड ड्राफ्ट समझते हैं? पहले जो रजिस्ट्रेशन होता था अपना, उसमें बैंक को, आईसीआई को डीडी भेजना पड़ता था। नहीं समझते तो समझाऊंगा। वन करेंसी टू अनादर, हो सकता है आपके पास डॉलर हो, आप किस में कन्वर्ट कराएं? रुपए में, ठीक है। आप बैंक गए डॉलर लेके, है ना,
किसी अंग्रेज को देख लिया होगा आपने, आपके चेहरे के हिसाब से उसने आपको कुछ डॉलर दिए। ओके, अब आपके पास वो डॉलर हैं, आप बैंक है कि इसका हमारा क्या कर दो, रुपए में कन्वर्जन कर दो। तो सपोज करो कि $1 75 रुपये का है। $1 सपोज करें कितने का है, 75 रुपये का। एग्जाम्पल ये है कि मिस्टर एक्स जाते हैं बैंक और वो क्या करते हैं, उनको डॉलर देते हैं, $1000 देते हैं। उसके बदले में बैंक क्या करती है, और $1 इक्वल टू आज कितना चल रहा है, सपोज करें कितना चल रहा है, 75। तो उस हिसाब से तो बैंक कितने रुपए वापस करे, कितने रुपए वापस करे बताओ, 75,000। लेकिन वो कुछ पैसे कम देती है, यानी वो कितना देती है, सपोज करो, जस्ट एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, 74,000। बैंक को क्या फायदा होगा, 75 का चल रहा है तो बैंक 75 थोड़ी दे देगी, वो कमीशन भी तो लेगी। तो उसने अपनी कमीशन काटी, सपोज बहुत कम कमीशन काटते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा लिखा, ठीक है, मान लो 100 रुपये कमीशन काटे, ठीक है, तो 74 और 900 उन्होंने आपको दिए, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, सर्विस इंक्लूड एनी एक्टिविटी, ठीक है, इन रिलेशन टू कन्वर्जन ऑफ मनी फ्रॉम वन करेंसी टू अनदर। सर्विस में इंक्लूड होगी ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो करेंसी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रही, ठीक है, या एक करेंसी दूसरे करेंसी में कन्वर्ट कर रही, फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज्ड। कितना रुपए चार्ज किया गया है, 100 रुपए। तो बताओ ये सर्विस है या नहीं है, सर्विस है, तो सर्विस चार्ज कितना है, वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस क्या है, 100 रुपए है वैल्यू ऑफ सर्विस, ठीक है। तो 100 रुपए को हम क्या बोलेंगे, वैल्यू ऑफ सर्विस, लिख लो इसके यहाँ, ये हो गया वैल्यू ऑफ सर्विस, ठीक है। और इस पे क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। और 74,900 ये है ट्रांजैक्शन इन मनी, इसको क्या बोलते हैं हम, ट्रांजैक्शन इन मनी। क्या हमारे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि सर मनी को तो गुड्स और सर्विस दोनों से बाहर किया था, लेकिन कहीं ना कहीं मनी पे टैक्स लग गया। तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा कि नहीं, मनी पे कोई टैक्स नहीं लगा। जैसे एक और एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्या ये भी हमने पढ़ा, कन्वर्जन ऑफ मनी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज्ड इज इंक्लूडेड इन सप्लाई ऑफ सर्विस, सर्विस माना जाएगा वो, और सप्लाई माना जाएगा फिर। तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो आप हैं मिस्टर एक्स, ठीक है, और ये है बैंक, अपना बैंक जो भी है, आपका जो भी बैंक है, ठीक है, देना बैंक। आप यहां पे ले गए कैश, 10,000 कैश, और आपने कर दी डिपॉजिट। अब यहां आपके अकाउंट में क्या कर दिए गए हैं, क्रेडिट कर दिए गए, कितने रुपए, 10,000। आपने पेपर करेंसी को इलेक्ट्रॉनिक करेंसी में कन्वर्ट कर दिया, अब पेटीएम गूगल पे जहां से ट्रांसफर करना कर लो। तो क्या फॉर्म चेंज हुआ है मनी का, हाँ, कैश के फॉर्म में थी, अब कैश के फॉर्म में नहीं है। क्या सच में वो कोई चार्ज लेते हैं इस बात का, बोलो, क्या कोई चार्ज लेते हैं वो इस बात का, लेते हैं क्या, नहीं लेते, तो सप्लाई नहीं है, सर्विस ही नहीं है। सर्विस मीन्स एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू मनी, जैसे कि कन्वर्जन ऑफ मनी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज्ड। अब यहां पे नो कंसिडरेशन, नो सेपरेट कंसिडरेशन, सो नो सर्विस, नो जीएसटी, फ्री की सर्विस हो गई। क्या आपके कैश को उन्होंने दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। एग्जैक्टली अपोजिट एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ठीक है। आप बैंक में पैसा है,
आप निकलवाते हो कैश आ जाती है, वो कोई चार्ज नहीं लेते आपसे, सप्लाई नहीं बनता। आपके बैंक में पैसा है, आप कहीं दूसरी जगह फंसे हुए हैं, आपका बैंक काम नहीं कर रहा, वहां आपका बैंक है नहीं, तो अभी 1 साल पीछे चले जाओ, तो आप कुछ बीच के जो लोग होते थे जो कैश निकालने का काम करते थे, अभी भी गांव लेवल पे आप चले जाओगे तो लोग मिलेंगे आपको, ठीक है, वो आपसे क्या बोलेंगे कि ठीक है आपका कैश हम निकाल देंगे लेकिन 100 रुपए का चार्ज लगेगा, ठीक है। तो आपको आपके अकाउंट से पैसा निकालेंगे और सपोज करो उन्होंने 10,000 रुपये निकाला तो बोलेंगे 100 रुपए हम लेंगे आपसे, आपको कैश निकाल के दे रहे हैं, हम बैंक नहीं है, हम एक ब्रोकर हैं या हम कोई भी हैं, हम आपको आपके अकाउंट से कैश निकाल के दे देंगे, आपको बैंक नहीं जाना पड़ेगा, भागना नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके बदले 100 रुपए लेंगे। तब वो भी क्या कर रहे हैं, करेंसी को चेंज कर रहे हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर विच सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज। अब अगर उनका काम एक बड़े स्तर पे चल रहा है तो उसके लिए वो क्या चार्ज कर लेंगे, वो अगर वो रजिस्टर्ड डीलर बन गए तो वो जीएसटी भी देंगे उस ट्रांजेक्शन के अमाउंट पे 100 रुपए पर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यानी क्या वर्ड इंपोर्टेंट है कि एक फॉर्म से दूसरे में कन्वर्ट कर दो, एक करेंसी से दूसरे में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, एक डिनोमिनेशन से दूसरे में कन्वर्ट कर दो। डिनोमिनेशन का एग्जांपल बहुत सिंपल सा है, ठीक है, हाँ, चेंज कराना। आपके पास वो वाला 1000 का नोट है जो अक्षय कुमार के पास कभी हुआ करता था, कौन सा वाला पता है आपको, कौन सा हुआ करता था? हाँ, हेरा फेरी या फिर हेरा फेरी जो भी था, ठीक है। तो आज वो दिन आ गया जब वो चेंज हो रहा है, तो आपको 100 रुपए के नोट मिले हैं, और कितने नोट मिले हैं, यहाँ 2000 लिखा है मैंने, 1000 का बंद हो गया, कोई वीडियो लेक्चर देखे उसको लगे तो पुराना लेक्चर, ठीक है। तो 2000 के हमने चेंज कराए हैं, 100 रुपए के 20 नोट मिले हमें, हो गया 2000, कैलकुलेटर पे देख लेंगे बाकी, बहुत डाउन, ठीक है। तो हुआ डिनोमिनेशन चेंज करना। तो अगर किसी ने ऐसे ही दे दिया तो फ्री सर्विस हो गई, कंसिडरेशन नहीं, जीएसटी की बात नहीं है। लेकिन अगर इसके बदले कोई बोले 5 रुपए लगेंगे, ठीक है, पानी पूरी पिलानी पड़ेगी, वॉट एवर, तो फिर उस पर क्या लग जाएगा, पानी पूरी पे नमक, प्याज, चखना, जीएसटी लगा के खाएं, ओके। कुछ लोग बोले चखना, तो क्या तुम पानी डाल के पानी पूरी पीते हो? थोड़ा बड़े हो जाओ। ये आपने नोट किया, इसमें से जो नोट नहीं किया वो नोट कर लो, सारा कर लिया, ए भी नोट कर लिया, क्या ए भी नोट कर लिया? आप तो एक्सपेक्टेशन से बाहर निकल गए, ठीक है। आपको सर्विस की डेफिनेशन याद हो गई पक्का, ठीक है। एक बार मुझे सर्विस की डेफिनेशन बता दो तो फिर आगे बढ़ते हैं। एक्शनेबल क्लेम समझाता हूं मैं आपको। सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, excludes money and security, includes any activity in relation to use of money or conversion of money। अब अगर तुमने गर्दन ही हिलाई तो फिर क्या मेहनत का फायदा, तो आपको बोलना चाहिए ना पूरा कि हाँ क्या लिखा है, एनी एक्टिविटी इन रिलेशन टू यूज ऑफ मनी और कन्वर्जन ऑफ मनी फ्रॉम वन form to another, from one currency to another, from one denomination to another, for which separate consideration is charged। कंसिडरेशन नहीं होगा, जीएसटी नहीं लगेगा, मुफ्त की सर्विस होगी, आप बैंक में जाओ, पैसा जमा होगा, बात खत्म हो गई, कोई जीएसटी वाला मुद्दा आता ही नहीं है। लेकिन आप डॉलर लेके जा रहे हैं एक्सचेंज कराने, वो एक्सचेंज कमीशन लेगा, कमीशन लेगा मतलब उसने कंसिडरेशन चार्ज किया, तो उस कमीशन पे क्या लगेगा, उसको जीएसटी लग जाएगा। तो सर्विस में कोई डाउट नहीं बची। गुड्स के केस में हमने डेफिनेशन को एक बार और बोल के और मैं आपको एक्शनेबल क्लेम समझा दूंगा। तो क्या थी गुड्स की डेफिनेशन, गुड्स मींस एनीथिंग, एनी काइंड ऑफ, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, exclude money and security but includes actionable claim and growing crops, grass or things attached to or forming part of earth, ठीक है, which are agreed to be severed at the time of sale, जिसका हमारा एग्रीमेंट हुआ कि भाई काट के बेचोगे, ओके। अब यहां एक टेक्निकल बात बताता हूं, क्या लैंड या बिल्डिंग गुड्स की डेफिनेशन में आती है? आती है क्या? नहीं। तो क्या लैंड और बिल्डिंग सर्विस हो गई?
क्या लैंड, बिल्डिंग, मकान, मकान, मकान गुड्स है क्या? मैं मकान बेच रहा हूं, क्या मकान गुड्स है? प्लीज ध्यान से, है क्या? गुड्स है क्या? गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ, लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी, हर तरीके की, लेकिन मूवेबल होनी चाहिए। मूवेबल नहीं है तो लैंड एंड बिल्डिंग नहीं है गुड्स, ये हमें समझ आ गया। अब हमने पढ़ा सर्विस, सर्विस मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स, तो लैंड एंड बिल्डिंग सर्विस हो गई। मतलब मैं मकान बेच रहा हूं तो बोल रहे हैं आप सर्विस दे रहे हैं, मैं मकान बेच रहा हूं तो वो क्या बोल रहे हैं, आप सर्विस दे रहे हो, ऐसी डेफिनेशन है। ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग गुड्स तो नहीं है लेकिन सर्विसेज हैं। तो क्या सेल पे जीएसटी लगेगा? लग तो सकता था, लेकिन शेड्यूल 3 में नेगेटिव लिस्ट में उन्होंने लिखा है सेल ऑफ लैंड और बिल्डिंग को नेगेटिव लिस्ट में डाला जाता है। तो जिसको नेगेटिव लिस्ट में डाला जाता है उसको बोला जाता है कि दीज सेल नॉट बी ट्रीटेड इधर सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस। ना तो इनको सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे। तो सर्विस तो है लेकिन शेड्यूल 3 में डालने की वजह से ये जीएसटी से बाहर हो गया। मैंने लॉजिक बताया था आपको क्यों बाहर हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग को क्यों बाहर कर दिया। नॉर्मली स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा लगती थी तो बाहर कर दिया, लेकिन कुछ पोर्शन बचाया हुआ है, हम डिस्कस करेंगे रिलेवेंट जगह पे। ठीक है, तो ये सर्विस तो है बट कवर्ड इन शेड्यूल 3 दैट इज नेगेटिव लिस्ट। ठीक है, आखिरी पार्ट में समझा रहा हूं इसका एक्शनेबल क्लेम, फिर हम कंसिडरेशन को समझेंगे। एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है ऐसे क्लेम, मतलब मुझे किसी से पैसा मिलना है लेकिन वो सिक्योर नहीं है। ये क्या होते हैं? अनसिक्योर्ड डेट्स होते हैं। तो सर इनको बेचा जाता है, गुड्स कैसे होते हैं? देखो गुड्स तो ऐसे होते हैं कि कहीं ना कहीं कवर करना था तो गुड्स में कवर कर लिया। अगर तुमने सीपीटी, बहुत पुरानी बात हो गई, सीपीटी या फाउंडेशन में गुड्स की डेफिनेशन पढ़ी होगी, तो उसमें लिखा था गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेप्ट मनी एंड एक्शनेबल क्लेम। यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से एक्शनेबल क्लेम गुड्स नहीं है। कोई मतलब नहीं, भूल जा बात को, मैं तो बता रहा हूं, क्योंकि गुड्स टाइप लगता ही नहीं ना। किसी से पैसे मिले बोले गुड्स है, कहां से गुड्स है? लेकिन हमें जीएसटी तो लगाना था, तो हमने उसको जबरदस्ती क्या कर दिया, गुड्स में इंक्लूड कर दिया, इसलिए तो इंक्लूड्स में लिखना पड़ा। अगर नॉर्मली वो गुड्स होता तो इतना क्यों लिखना था? क्या तुमने यहाँ जहाज लिखा, तुमने यहाँ बाइक लिखा, तुमने यहाँ टीवी लिखा, क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो तो अंडरस्टूड है गुड्स से। इसका मतलब ये अंडरस्टूड नहीं है, ये गुड्स से लगते ही नहीं है, इसलिए जबरदस्ती में इंक्लूड करा इस पे टैक्स लगाने के लिए। अब समझें क्या होता है एक्शनेबल क्लेम। सिंपल सी बात, मैंने लिखा अनसिक्योर्ड डेट। मैं एक बैंक हूं, एक व्यक्ति लोन लेने आया, साफ कपड़े पहने था और बाल प्रॉपर थे उसके, तो मैं समझ नहीं पाया उसके अंदर तक और मैंने उसको लोन दे दिया। ठीक है, कहीं की सैलरी स्लिप बना के लाया था कि मैं वहां जॉब करता हूं। ठीक है, तो जैसे क्रेडिट कार्ड अनसिक्योर्ड होता है ना, क्रेडिट कार्ड अनसिक्योर्ड लोन है, क्रेडिट कार्ड क्या है? अनसिक्योर्ड लोन। क्रेडिट पे दिया है, मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो बेइज्जती कर देंगे। ठीक है, तो बैंक ने अनसिक्योर्ड लोन दे दिया किसी को, अब रिकवरी नहीं मिल रही है। मान लो वो लोन है, वो 1 लाख रुपए का लोन है और रिकवरी पॉसिबल नहीं हो पा रही है। अब बैंक में तो मैनेजर होते हैं, वो बाउंसर नहीं होते, तो वो तो रिक्वेस्ट कर सकते फोन लगा के, जैसा रिक्वेस्ट करके दिया था कि सर आपको लोन चाहिए, तो वो रिक्वेस्ट कर सकते कि हमारा लोन वापस कर दो, तुम वापस नहीं कर रहे हो। तो उन्होंने क्या किया, वो लोन बेच दिया, लोन बेच दिया, 1 लाख रुपए का लोन बेच दिया फैक्टर को। नाम तो सुना ही होगा फैक्टर का, है ना, एफएम में हुआ करता था पहले। फैक्टर को लोन सेल कर दिया। ठीक है, ये क्या हो गया, सेल कर दिया फैक्टर को 1 लाख रुपए का लोन, और उसके बदले में ले लिए कितने रुपए, 90,000, या सपोज ज्यादा डूबने की संभावना है तो 60,000 ले लिए कि 60,000 रुपए दे दो, आज से डेट तुम्हारा। ओके, तो यहाँ कुछ बेचा जा रहा है ना, उसका नाम क्या है, एक्शनेबल क्लेम। क्या है उसका नाम, एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम का मतलब होता है अनसिक्योर्ड डेट, जिसको एक्शन लेके निकाला जा सकता है। कोर्ट में एक्शन दिया जाएगा, ठीक है, हम उसके अगेंस्ट एफआईआर करेंगे,
जो भी होगा। तो एक्शनेबल क्लेम बेचे जाते हैं और बहुत बड़े लेवल पे बेचे जाते हैं, इसलिए तो हमने पूरा चैप्टर पढ़ रखा है फैक्टरिंग का, और सीए फाइनल में फिर से पढ़ोगे फैक्टरिंग। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई है। एक्शनेबल क्लेम हटा दें इसको, गुड्स सर्विस की डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब दूसरा मुद्दा था, हमने जो डेफिनेशन पढ़ने शुरू करी उससे हम यहाँ जंप करें। हमने वहां पढ़ा कि सप्लाई में इंक्लूड होता है हर तरीके की सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, ठीक है, और फॉर कंसिडरेशन। तो एक वर्ड और आया था कंसिडरेशन, तो हम हमें अगला वर्ड जो समझना है वो है कंसिडरेशन का मीनिंग क्या है। ये सब टाइम पास है। सप्लाई इंक्लूड ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, एग्जाम्पल मस्ट रीड है, लेकिन आपके लिए सारे एग्जाम्पल आपको पढ़ने हैं, एमसीक्यू यहां से बनेंगे मिलेंगे आपको, है ना। ये इन्होंने बार्टर को समझाया, एक्सचेंज को समझाया, लाइसेंस को समझाया, लीज को समझाया, हमें समझ आ गया है एक ही बार में, तो इतना नहीं समझना है आपको। लेकिन कोई भी एग्जाम्पल किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं है जो आईसीआई की किताब के अंदर है। अब मैं आपको समझा रहा हूँ कि कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखना यहाँ ध्यान से प्लीज। कंसिडरेशन की दो अलग अलग डेफिनेशन पढ़नी होगी। ये पहली पढ़ा रहा हूँ जीएसटी के हिसाब से, एक और पढ़ाऊंगा वो जीएसटी के हिसाब से भी है और थोड़ा सा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से भी है। दो पढ़नी पड़ेंगी। और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज कंसिडरेशन, कंसिडरेशन क्या है जीएसटी के लिए, क्योंकि वो थोड़ा टेक्निकल भी बनता है। तो देखते हैं, आराम से देखते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कंसिडरेशन को दो पोर्शन में बांटा है। समरी है पेमेंट इन मनी और अदरवाइज फॉर दी सप्लाई। सप्लाई के लिए जो हम पेमेंट करते हैं मनी के फॉर्म में, या अदरवाइज जो हम पेमेंट करते हैं मनी के फॉर्म में और अदरवाइज, वो क्या होगा कंसिडरेशन में आएगा। और मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस फॉर दी सप्लाई बाय रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन। एकदम सरल डेफिनेशन है। डाउट है बिना पढ़ाए आगे? अच्छा, पहले की डाउट। हाँ हाँ, कॉस्टिंग बढ़ गई। नहीं, रेट तो एग्जैक्टली आपको पता नहीं होता, हर जगह अलग अलग भी हो जाता है, लेकिन कॉस्टिंग बढ़ गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, सेल हो रहा है ना, गुड्स भी तो बेच रहा होता। तुमने 1 लाख की कार खरीदी, बाद में 40,000 की बेच रहे हो, तुम डीलर हो, तो क्या होगा 40,000 पे जीएसटी नहीं लगेगा? लग जाएगा ना। आप मशीन, आप मैन्युफैक्चरर है, मशीन है, आप क्या 1 लाख की खरीदी थी, अब वो काम की नहीं रह गई, आउटडेटेड हो गई, आप 60,000 की बेचोगे, तो क्या जीएसटी नहीं लगेगा? बोलो बोलो, लगेगा या नहीं लगेगा? तो बढ़ने दो कॉस्टिंग, सरकार के पास तो टैक्स जाए। ठीक है, देखो कंसिडरेशन का मतलब होता है जो पैसा रेसिपिएंट सप्लायर को दे रहा है, या रेसिपिएंट की जगह कोई और सप्लायर को दे रहा है, या पैसे की जगह मनी की जगह कुछ और भी दिया जा सकता है, टोकन के फॉर्म में दिया जा सकता है, बाउचर के फॉर्म में दिया जा सकता है। जैसे कि होता है ना, अभी अमेजोन के बाउचर हैं आपके पास हैं, सुना आपने अमेजोन के बाउचर? आप किसी को गिफ्ट देना चाहते हो, अब अच्छा नहीं लगता कि आप अपने दोस्त के यहाँ गए और गिफ्ट में आप 20 रुपये दें, कैश थोड़ा ठीक नहीं लगता है 20 रुपये, आपने बोला कि मैं तुम्हें गिफ्ट बाउचर दूंगा, तुम्हारा जब मन हो जो खरीदना हो वो खरीद लेना। तो आपने अमेजोन पर 20 रुपए का पेमेंट करा और क्या खरीदा? बाउचर, क्योंकि देना आज ही, बर्थडे आज ही, और आपको तो है नहीं ध्यान कि क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना, तो आप क्या करते हैं बाउचर खरीद लेते हैं। अब आप उसको बाउचर दे देते हैं, उसकी वैलिडिटी सपोज 6 महीने है, तो 6 महीने में वो कुछ भी खरीदे बाउचर से क्या करेगा? पेमेंट करेगा। तो बताओ पेमेंट हुआ है? पेमेंट हुआ या नहीं हुआ? पेमेंट हुआ या नहीं? क्या मनी से हुआ? मनी में आता है कैश, बैंक, डीडी, चेक, लेकिन ये तो मनी है ही नहीं, किससे हुआ है? वाउचर से हुआ है। तो कंसिडरेशन क्या होगा? जब मैं किसी कुछ खरीद रहा हूं तो या तो मैं पेमेंट करूंगा इन कैश या मनी के फॉर्म में या फिर अदर फॉर्म में, तो कंसिडरेशन इंक्लूड होगा पेमेंट इन मनी और अदरवाइज फॉर सप्लाई। और इंक्लूड होगा कंसिडरेशन में, और क्या इंक्लूड होगा? मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस फॉर दी सप्लाई। आप हो सकता है सेम बात कि आपने किसी स्टेशनरी वाले से बुक्स खरीदी हैं और बुक्स 1500 रुपए की आई हैं, बातों बातों में उन्होंने बोला कि ये टैक्स की किताब ले जा रहे हो, क्या करते हो? तो आपने बोला सीए फाइनल में टैक्स पढ़ाता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ और रिटर्न भी फाइल करता हूँ,
ये तो बताना पड़ता है। तो उसने बोला हमारा रिटर्न फाइल कर देना, कितना रुपए लेते हो। तो हमने देखा किताबों का कितना चार्ज हो रहा है, तो हमने कहा 1500 रुपये लेते हैं। अब आप क्या कर रहे हो, किताबें जो आपने खरीदी हैं उसका पेमेंट नहीं कर रहे हो आप, उसके लिए अब क्या करोगे, एक्ट करोगे। तो आपके एक्ट की वैल्यू कितनी है, किताबें ली उसके बदले आप रिटर्न फाइल करो, रिटर्न फाइल करने की वैल्यू कितनी है 1500। तो वो भी तो क्या है, कंसिडरेशन है। यानी कंसिडरेशन में बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और अदरवाइज, वो मनी भी हो सकता है और वो नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है। और हम सीखेंगे कि नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। वैल्यूएशन का चैप्टर है हमारे में, वैल्यू ऑफ सप्लाई, उसमें रूल होते हैं कि कैसे निकाली जाएगी ऐसे केसेस में वैल्यू, कि अगर हमने बुक से लेके और रिटर्न फाइल कर दिया तो इसकी वैल्यू क्या होगी, किस अमाउंट पे जीएसटी लगेगा, ये सीखेंगे हम। क्या आपको बात समझ में आ रही है, एक बार बोले कंसिडरेशन में क्या आ जाता है, मनी, पेमेंट इन मनी और अदरवाइज फॉर सप्लाई, और मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फोरबियरेंस। फोरबियरेंस का मतलब क्या हुआ वो भी समझ लो, धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े में एक वर्ड समझ में आता जाएगा, आपको याद हो जाएगा। आपने किसी का कॉपीराइट मिसयूज कर लिया है, कॉपीराइट का मिसयूज कर लिया आपने किसी के कॉपीराइट का, तो वो आपके ऊपर केस करने जा रहा है, जा ही रहा है। आप गाड़ी के आगे लेट गए कि निकलने के लिए मेरी, और जितने गुस्से में वो निकल भी जाएगा। तो आपने उसको बोला कि आप मेरे ऊपर केस मत करो, मैं आपको उसके बदले क्या करता हूं, कोई अमाउंट दे देता हूं, कोई अमाउंट दे देता हूं। यह समझना थोड़ा, कंसिडरेशन दोनों तरीके से होता है, समझना आप। मैं किताबें खरीदता हूं, पैसा देता हूं, तो मेरी तरफ से पैसा कंसिडरेशन है, तो उसकी तरफ से किताब है। अब वो मेरे ऊपर केस करने जा रहा था, मैंने बोला केस मत करो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। मैंने अगर उसको 10,000 रुपए दिए तो ये मेरी तरफ से कंसिडरेशन है, और उसने मेरे ऊपर केस नहीं किया, ये उसकी तरफ से कंसिडरेशन। कंसिडरेशन तो दोनों तरफ से फ्लो होगा ना, आ रही बात समझ में। तो जो फोरबियरेंस है, जो वो कुछ नहीं कर रहा है, तो जो आपके लिए कुछ कर रहा है, रिटर्न फाइल कर रहा है, उसकी वैल्यू कंसिडरेशन है। वो आपके ऊपर केस नहीं कर रहा है, उसकी जो भी वैल्यू है वो क्या है, कंसिडरेशन मानी जाएगी। तो कंसिडरेशन मनी में हो सकता है, यानी पेमेंट हो सकता है, नॉन मॉनेटरी हो सकता है। पेमेंट में मनी हो सकती है, अदरवाइज हो सकता है। नॉन मॉनेटरी में क्या हो सकता है, एक्ट हो सकता है, और फोरबियरेंस हो सकता है फॉर सप्लाई। तो सप्लाई के लिए जो पैसा दिया जाए, जो बाउचर दिया जाए, जो रिटर्न फाइल करे जाए, या जो भी वो मना करे करने से वो ना किया जाए सप्लाई के लिए, वो सब क्या बन जाएगा, कंसिडरेशन बन जाएगा। पेमेंट कौन कर सकता है, पेमेंट रेसिपिएंट कर सकता है, और एनी अदर पर्सन। जो आपने फाउंडेशन सीपीटी में पढ़ा है, आपने पढ़ा कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम थर्ड पार्टी, पढ़ा है आपने, पढ़ा ही होगा। कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी भी कंसिडरेशन पे कर रहे। आप समोसे खा रहे हो, 4 दोस्त मिलके, कोई 5 महीने क्या कर दिया, उसका पेमेंट कर दिया। तो कंसिडरेशन कोई भी पे कर सकता है, कोई भी पे कर सकता है, और ये बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है, थोड़ी और डिस्कशन आगे जाएगा तो, ठीक है। भले आगे कल जाएगा लेकिन मुद्दा तो बड़ा बनेगा, ठीक है। क्योंकि जब गवर्नमेंट कंसिडरेशन पे करती है, मैं क्या बोला हूं, कंसिडरेशन आप भी पे कर सकते हो, थर्ड पार्टी पे कर सकती है। तो मैं गैस सिलेंडर खरीदने जाता हूं, सपोज करो उसकी वैल्यू नॉर्मल 1200 रुपए है, सरकार बोलती है तुम टेंशन मत लो 400 हम दे देंगे, 800 कस्टमर से लो। तो दुकानदार जो सिलेंडर सप्लाई कर रहा है उसको दो जगह से कंसिडरेशन आ रहा है, 400 सरकार से आ रहा है और 800 कस्टमर से आ रहा है या नहीं, आप समझते हैं इस बात को प्रैक्टिकली, ठीक है। तो जो सब्सिडी दी जा रही है, यानी कि 1200 रुपए का सिलेंडर है, मैं खरीदने जा रहा हूं, सरकार 400 रुपए देती है, 800 रुपए मैं देता हूं। बताएं वैल्यू ऑफ सप्लाई अगर बननी हो तो क्या बन सकती है, 1200 रुपए बन सकती है, क्योंकि कंसिडरेशन कोई और भी दे सकता है, कोई और भी दे सकता है कंसिडरेशन। आप ट्रस्ट के स्कूल में पढ़ते हो, वहां की फीस मान लो कि साल भर की 1 लाख है, तो कोई चैरिटेबल ट्रस्ट 60,000 फीस देता है, आप 40 देते हो, तो स्कूल को कंसिडरेशन कितना मिला, कितना कंसिडरेशन मिला स्कूल को, 1 लाख रुपए का। क्योंकि कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम थर्ड पार्टी, कंसिडरेशन किसी से भी आ सकता है, कंसिडरेशन वही पेड बाय रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन। आ रही बात आपको समझ में, पक्का। तो ये एग्जांपल है, आगे मिलेगा आपको, मैं आपको समझा रहा हूं कि आप एक स्कूल में पढ़ते हो, उसकी फीस नॉर्मल जो भी है,
तो एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, वो पर स्टूडेंट कितना जमा करा देती है? 60,000 रुपये। स्टूडेंट को कितनी फीस लगती है? 40,000 रुपये। कितने रुपए टोटल फीस हुई? व्हाट इज द कंसिडरेशन? एक साल की पढ़ाई का कंसिडरेशन क्या है? 1 लाख रुपए का कंसिडरेशन है। स्कूल को एग्जाम होता है स्कूल, मैं बस बात बता रहा हूँ, स्कूल की जगह क्या लिख दो? कोचिंग लिख दो तो एग्जाम्पल करेक्ट हो जाएगा। तो कोचिंग को कितनी अमाउंट पे जीएसटी लगेगा मुझे ये बता दो बस। कोचिंग को कितने अमाउंट पे जीएसटी लगेगा? 1 लाख। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अपनी कोचिंग में ऐसे कई स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और पढ़े हैं जिनका एक अमाउंट ट्रस्ट से आता है अपने यहाँ, ठीक है। कई बच्चे पढ़े हैं जिनका एक अमाउंट ट्रस्ट से आता है। ट्रस्ट वाले हमसे बात करते हैं कि सर आपकी फीस कितनी है, हम बताते हैं नॉर्मल इतनी फीस है। वो बोलते हैं कि सर आप कुछ इनको कम कर लो क्योंकि ये नीडी पीपल है। हम कुछ पोर्शन कम करते हैं, ट्रस्ट वाले कुछ पोर्शन देते हैं, कुछ पोर्शन वो स्टूडेंट देता है। ये प्रैक्टिकली हो रहा है अपनी कोचिंग में, ठीक है। तो अब अगर जीएसटी की बात करें तो जो मैंने माफ कर दिया, सपोज 20,000 की फीस है, मैंने कहा सर 10 में छोड़ दूंगा सपोज, तो जो मैंने लिया नहीं वो तो कंसिडरेशन बन ही नहीं सकता, वो तो कंसिडरेशन बन ही नहीं सकता। उन्होंने बोला ठीक है सर 5 ट्रस्ट की तरफ से दे देंगे, 5 स्टूडेंट की तरफ से आप ले लेना, ठीक है। अब बताओ मेरे लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है? 10,000 रुपए है। कंसिडरेशन भी पेड बाय रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन। तो इस केस में वैल्यू ऑफ सप्लाई जो बनेगी, वैल्यू ऑफ सप्लाई, इसको लिख लो कहीं, नोट कर लो प्लीज, ये एग्जांपल इंपोर्टेंट है। कोचिंग है, चैरिटेबल ट्रस्ट है, पर स्टूडेंट 60,000 रुपए आते हैं, स्टूडेंट पे करता है डायरेक्ट 40,000 रुपए, टोटल फीस होती है 1 लाख। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी बनेगी? 1 लाख रुपए बनेगी। और इस अमाउंट पर जीएसटी लगेगा। थोड़ा स्पीड में नोट कर लेना, कॉपी में नोट कर लो, फिर जो भी किताब होगी, मैं जैसा आपको बोला था कि किताब में एक पेज खाली रहेगा, एक पेज भरा है, ऐसा रहेगा, तो आप उसी में नोट कर सकते हैं बाद में। शोन डाउट है क्या कोई? पक्का? नोट किया आपने? ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और डेफिनेशन को आगे पढ़ेंगे हम पढ़ रहे हैं कंसिडरेशन के बारे में, है ना। कुछ नहीं लिखवा रहा हूँ, एग्जांपल देना तो कॉपी में दे रहा हूँ। गैस सिलेंडर, ओके, इसकी नॉर्मल जो प्राइस है वो जो एग्जांपल मैंने दिया था वही रिपीट कर रहा हूँ, 1200 रुपये है। कितनी है नॉर्मल प्राइस? 1200। तो जो सप्लायर है इसको गवर्नमेंट पेज पर सिलेंडर, गवर्नमेंट इसको 400 रुपये देती है पर सिलेंडर। कितना देती है? 400। अमाउंट फॉर कस्टमर्स, कस्टमर को कितना अमाउंट बताते हैं ये लोग? 800 ही बताते हैं, बताते ही 800। सही है। अगर तुम जाओगे कि सिलेंडर कितने में भरोगे भैया, तो वो बताएगा इतने रुपए लगते हैं सिलेंडर के, वो नहीं समझाएगा कि सुनो इधर आओ, लगना तो बहुत चाहिए लेकिन सरकार अच्छी है, वो नहीं आपको एक्सप्लेन करेगा ना, उसको खुद नहीं पता, वो सिलेंडर फेंकेगा और निकल जाए। तो सरकार पहले से ही दे देती है उनको अमाउंट कि आपके जितने सिलेंडर सेल होंगे इतना अमाउंट हम पर सिलेंडर आपको देंगे, ठीक है। बाकी आपको देना है। तो जो भी सप्लायर होता है सिलेंडर का वो आपको नेट अमाउंट बताता है, ये बात भी ध्यान रखना।
प्रैक्टिकल बात है, वो नेट अमाउंट बताएगा। यानी आप उससे पूछोगे बताओ सिलेंडर का प्राइस कितना है, तो बोलेगा 800। एक्सप्लेन नहीं करेगा वो कि 1200 होता है, 400 सरकार देते हैं। हर कस्टमर को बोले 1200 होता है, 4 सरकार बोलेगा 800 होता है। ठीक है, अब 800 होता है और गवर्नमेंट कितना पे कर देती है, 400। तो इस हिसाब से कंसीडरेशन कितना हुआ प्लीज बताएं, कितना हुआ, 1200। इसका मतलब जीएसटी कितने पर लगेगा, 1200 पर लगेगा। तो सरकार ने 400 की सब्सिडी दे दी, लेकिन जीएसटी कितने पे लगा दिया, 1200। ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर सरकार ने प्रोविजन बनाए, तो सरकार ने ध्यान रखा, तो सरकार ने ये ध्यान रखा कि कंसिडरेशन में बी पेड बाय रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन, कोई व्यक्ति पे करे कंसिडरेशन में इंक्लूड होगा, बट शैल नॉट इंक्लूड एनी सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। तो कोई भी पे कर सकता है, चैरिटेबल ट्रस्ट पे कर सकता है, सरकार भी पे कर सकती है, कोई भी पे करे, बाहर का कोई भी पे करे, वो वैल्यू का पार्ट बनेगा, वो कंसिडरेशन का पार्ट बनेगा। तो अगर वो इतना छोड़ देते डेफिनेशन को कि कंसिडरेशन में बी पेड बाय रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन, तो वैल्यू में इंक्लूड हो जाती है सब्सिडी भी। तो उन्होंने बोला कि बट शैल नॉट इंक्लूड, क्या लिखा उन्होंने, बट शैल नॉट इंक्लूड, उन्होंने लिखा एक्सक्लूडिंग सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, क्या आपको प्रॉपर समझ में आ रहा है वर्ड टू वर्ड क्या लिखा हुआ है और क्यों लिखा हुआ है, मीनिंग समझ में आता जा रहा है आपको। तो हमने यहाँ पढ़ा कि कंसिडरेशन पेमेंट हो सकता है मनी में अदरवाइज, या फिर आपका एक्ट हो सकता है या फॉरबियरेंस हो सकता है। ठीक है, अब वो आप भी कर सकते हैं, आपके थ्रू कोई और पर्सन भी कर सकता है, लेकिन अगर वो गवर्नमेंट कर रही है वो कंट्रीब्यूशन उतने पार्ट का, तो वो फिर इंक्लूड नहीं होगा कंसिडरेशन के अंदर। क्या इतने में जो मैंने पोर्शन समझाया उसमें कोई डाउट आपको, पक्का कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, इतना सा और बचा है। ठीक है, बस इतना सा कंप्लीट करना हमको। तो इसमें लिखा है कंसिडरेशन में इंक्लूड होगा डिपॉजिट टू बी कंसिडर्ड एज पेमेंट। डिपॉजिट को हम कंसिडर करेंगे कंसिडरेशन ओनली व्हेन द सप्लायर अप्लाइज सच डिपॉजिट एज कंसिडरेशन फॉर द सेड सप्लाई। उन्होंने बोला कि डिपॉजिट को भी क्या कंसिडरेशन मानेंगे। हम पानी की कैन मंगाते हैं, पर कैन का कीमत 20 से 25 रुपए सपोज होती है, लेकिन वो उसके पहले कैन के 500 रुपए जमा कराता है। क्या आप कहीं कैन लेके निकल गए, ठीक है, यू कैन, तो वो क्या कराता है, 500 रुपए जमा कराता है किस चीज के, कैन के, और 25 रुपए चार्ज लेता है पानी की। बताओ वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, 525 या 25, जो आपके मन में आ रहा है, जो आपको करेक्ट लग रहा है वो होता। पानी की बोतल लेके आया, मैंने कहा भैया ये आज से डेली दे देना, उन्होंने कहा 500 रुपये जमा करा दो और हर दिन के 25 रुपये लगेंगे। तो मैंने कहा ठीक है रख दो, ये 500 रुपये पकड़ो, ये 25 रुपये पकड़ लो, या मैं 25 रुपये का हिसाब महीने भर में कर दूंगा और 500 रुपये की डिपॉजिट ले लो। तो मेरा सवाल बहुत छोटा सा है, छोटा सा एग्जाम्पल कि 525 से कंसिडरेशन या 25 डिपॉजिट कंसिडरेशन नहीं होती अनलेस उसको एडजस्ट किया जाए। दूसरा एग्जांपल जो आपको बहुत ही दिल में उतर जाएगा आपके, ठीक है, रेंट वाला दिल में उतर जाएगा। चलो रेंट वाला समझा दो। सपोज करो आप रेंट से रह रहे हैं, ठीक है, हॉस्टल में, ये दिल में उतरेगा। आपने क्या किया, कोई भी मंथ है, मान लो ये मार्च मंथ है, ठीक है, यहां से आपने शुरुआत करी, तो आपने रेंट दिया है ओनर को, ठीक है, एक तो आपकी फोटो बना दूं मैं, ये है आप और ये है आपका ओनर। ओनर का कोई चेहरा नहीं होता, जब आप कमरा किराए पर लेते हैं उसका कुछ और चेहरा होता है, जब आप छोड़ते हैं तो चेहरा कुछ और होता है। तो आपने उसको रेंट दिया, सपोज करें 2000 रुपये, प्लस आपने उसको डिपॉजिट दी, जिसको हम एडवांस बोल देते हैं, कितना, 2000, ठीक है। इस सर्विसेज दे रहा है आपको, कौन सी वाली, रेंटल सर्विस, ठीक है। बताएं प्लीज, बताएं ध्यान से बताएं, वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या है, क्या है,
2,000 रुपये, ठीक है, 2,000 रुपये। और हम जो वर्ड आज पढ़ रहे हैं वो है कंसिडरेशन। तो फिर क्या, ये डिपॉजिट वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं बनेगी। लेकिन आप सपोज करें कोई दिसंबर के महीने में आप रूम क्या करने वाले हैं, वेकेंट करने वाले हैं, तो आपने नवंबर में ही बोल दिया था कि नवंबर का किराया ले लो, अब दिसंबर का जो डिपॉजिट है उससे क्या कर लेना, एडजस्ट कर लेना। तो दिसंबर में आपने कोई किराया नहीं दिया और डिपॉजिट क्या कराई है, क्या कराई है, डिपॉजिट एडजस्ट कराई है। तो दिसंबर के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगी, वो 2,000 रुपए जो आज तक क्या था, डिपॉजिट था, क्योंकि अब आप उसको क्या करा रहे हो, एडजस्ट करा रहे हो। तो आपने क्या कराया, डिपॉजिट एडजस्ट कराई, तो इट विल बिकम कंसिडरेशन when adjusted as rent। जब उसको रेंट के रूप में एडजस्ट करोगे तो क्या बन जाएगी, डिपॉजिट सप्लाई का कंसिडरेशन बन जाएगी। ठीक है, ओके। तो कंसिडरेशन आपको क्लियर हुआ एकदम। इसकी बस 2 मिनट और लगेंगे। एक और डेफिनेशन है, अगर हम अभी उसको छोड़ देंगे तो कल बहुत लंबा लेक्चर लगेगा। तो हम वैसे आप इससे ज़्यादा टाइम दे नहीं सकते थे, आपका टाइम खत्म हो गया। फिर भी कंसिडरेशन की एक और डेफिनेशन है जो मैं रीड करता हूँ। ये देखो, सेक्शन 217 ऑफ CGST एक्ट। ओके, कंसिडरेशन की डेफिनेशन यहाँ लिखी, ध्यान से देखना, आपको याद भी रह जाएगा, समझ में रहे। कंसिडरेशन इन रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ। कंसिडरेशन इंक्लूड्स, कंसिडरेशन में इंक्लूड होगा एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड वेदर इन मनी और अदरवाइज, पढ़ा हमने ये अभी, in respect of, in response to, or for the inducement of the supply of goods or service or both, whether by the recipient or by other person, but shall not include any subsidy given by central or state government। इसको लाउड बोलो, 3 वर्ड बस इसमें मैंने आपको अभी तक नहीं समझाए हैं, वो 3 समझा दूंगा, लेकिन बाकी आपको रीड करना है लाउड, है ना, याद नहीं हुआ है, रीड करना है। कंसिडरेशन इंक्लूड्स क्या, एनी पेमेंट मेड और एग्री टू बी मेड, ठीक है। तो एनी पेमेंट, पेमेंट हो रहा है, अब वो कैसे हो सकता है, वेदर इन मनी और अदरवाइज, इन रिस्पेक्ट ऑफ, भूल जाओ, इन रिस्पॉन्स टू, भूल जाओ, और फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई, ठीक है, ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, whether by the recipient or any other person, but shall not include any subsidy given by central government or state government। 3 वर्ड नहीं समझाए, एक मिनट में तीनों वर्ड समझा दूंगा, मतलब 1 मिनट में तीनों समझा दूंगा। पेमेंट में इंक्लूड होता है, कंसिडरेशन में इंक्लूड होता है एनी पेमेंट मेड और एग्री टू बी मेड इन मनी और अदरवाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ, इन रिस्पेक्ट ऑफ, एक कॉमन वर्ड जो है वो है सप्लाई। आप सप्लाई के रिस्पेक्ट में जो भी अमाउंट देंगे वो कंसिडरेशन बनेगा। आपने जोमेटो पे खाना मंगाया, बारिश हो रही है, ठीक है, आपने बोला बढ़िया कुछ खाते हैं, हरा भरा कबाब गर्मा गर्म आपने ऑर्डर किए, आपने बोला ठंडे होने के पहले आ जाए, ठीक है। अब आपने वो मंगाए और वो 100 रुपए का चार्ज है, तो ये तो कंसिडरेशन है ही, क्योंकि आपने ये पेमेंट किया है इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई। वो जल्दी आ गया, क्या इस बात का कोई पैसा लेगा? उसने बोला सर 30 मिनट में आ जाएंगे, हमने कहा नहीं नहीं, उसमें दिख रहा है 20 मिनट, तो हमने कहा 20 मिनट में आ जाओगे, बोले पक्का 20 मिनट में आ जाएंगे। वो 20 मिनट में आ गया, है ना, तो वो इसकी ड्यूटी थी। आपने CPD में पढ़ा, तो CPD पढ़नी पड़ती है, आपको लग रहा था CPD ऐसे ही है, CA में काम नहीं आएगी। आपने पढ़ा कि अगर किसी की कोई ड्यूटी हो और उसके लिए पेमेंट कर रहे हैं हम, ठीक है, तो वो कंसिडरेशन है। और अगर एक्स्ट्रा कुछ पेमेंट कर रहे हैं तो वो कंसिडरेशन का पार्ट बनता नहीं है। अब यहां देखना क्या हो रहा है,
कि हमने उसके रिस्पेक्ट में 100 रुपए दे दिए जो खाना लाया। अब हमें लगा यार कितनी जल्दी आ गया, बारिश भी हो रही थी, तो हमने उसके रिस्पॉन्स में यार इसने कितना बढ़िया काम किया, हमारी कोई ड्यूटी नहीं थी, हमने उसको 10 रुपए की क्या दे दी, टिप दे दी। तो कंसिडरेशन कितना बन जाएगा, 110। 100 रुपए इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई, 10 रुपए इन रिस्पॉन्स टू सप्लाई। यार बढ़िया सप्लाई करी आपने, हरा भरा कबाब, तो आपने उसको 10 रुपए दे दिए। फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई, आपने उसको बोला कि 10 मिनट में आ जाना, 20 रुपए दूंगा अलग से। ये 10 अलग तरीके के थे, अब 20 की बात कर रहा हूं। आप उसको इंड्यूस कर रहे हैं, आप बोला कि सप्लाई तो तुम कर ही रहे हो, 10 मिनट में आ जाओगे ना तो मैं तुम्हें 20 रुपए अलग से दे दूंगा, बस जल्दी खाना ले आना है, ठीक है, भूख बहुत तेज लग रही है। तो आप सप्लाई को इंड्यूस कराने के लिए उसको पैसे दे रहे हो 20 रुपए, ठीक है, तो वो भी किसका पार्ट बन जाएगा, कंसिडरेशन का पार्ट बन जाएगा। आप खाने के लिए 100 दे रहे हो इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई, 20 रुपए दे रहे हो और जल्दी आ जाना, टू इंड्यूस, फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई। और वो जल्दी आ गया तो बोला 20 तो देखो मैंने बोला था, लेकिन तुम तो उससे समय से और पहले आ गए, तो मैं खुश होकर 10 रुपए और देना चाहता हूं इन रिस्पॉन्स टू सप्लाई। अब आप बताएं कंसिडरेशन में आपको सारे वर्ड समझ में आए क्या। कंसिडरेशन इंक्लूड्स एनी पेमेंट, ठीक है, मेड और टू बी मेड इन मनी और अदरवाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई, इन रिस्पॉन्स टू सप्लाई, फॉर इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई, ठीक है, ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। अरे बात समझ में, बाय रेसिपिएंट और बाय एनी अदर पर्सन बट शैल नॉट इंक्लूड एनी सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। बस हो गया ये डेफिनेशन। वहां लिखा था हमने पेमेंट और यहाँ लिखा है मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है, ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ इन रिस्पॉन्स टू और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ whether by the recipient or by any other person and shall not include any subsidy given by government। तो दोनों बात लिखेंगे, पेमेंट भी कर सकते हो तुम, कोई काम भी कर सकते हो, सारी डेफिनेशन सेम। ओके ओके, थैंक यू सो मच। भाई बोला ऐसा बोलो, थैंक यू सो मच। नहीं नहीं कोई बात नहीं।